10वीं कक्षा के छात्रों, आज मैं आपको लोक भारती हिंदी की पहली इकाई गोवा जैसे मैंने देखा, जिसके रचनाकार है विनय शर्मा, इस पाठ के बारे में आपसे कम शब्दों में यह जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप ये पाठ का सार, ये पाठ की कथा वस्तु आसानी से समझ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक मैंने पीपीटी आपके सामने रखी हुई है कि गोवा का नाम सुनते ही सभी का मन खुश हो जाता है। ये सभी जानते ही है। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली के कारण ही पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। गोवा हमारे महाराष्ट्र के दक्षिण में अरब सागर के पास स्थित है। यहाँ एक छोटा सा नक्शा है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। इस महाराष्ट्र के दक्षिण में ये गोवा है और अरब सागर के पास है। लेखक विनय शर्मा अपने परिवार के साथ इंदौर से और उनके साधु साहब का परिवार खंडवा से गोवा पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए इंदौर एक जिला है और खंडवा एक प्रमुख शहर है और दोनों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साधु का मतलब भी आप जानते होंगे, साधु का मतलब है साली का पति और साली यानी पत्नी की बहन। नेक्स्ट पीपीटी। यहां आप देखिए गोवा एक्सप्रेस जो हजरत निजामुद्दीन से लेकर वास्को द गामा तक पहुंचती है। यह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है और वहां से वो गोवा तक पहुंचती है। ये दोनों परिवार, मतलब लेखक का परिवार और उनके साधु का परिवार, 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से, रेल से, गोवा एक्सप्रेस एक रेल का नाम है, वे मडगांव पहुंचे। टैक्सी में बैठने के बाद शीतल हवा के झोंकों से लेखक का मन प्रसन्न हुआ और उनकी सारी थकान मिट गई। फिर सोचने लगे कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद होता है। जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पाने का, अर्थात छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका पर्यटन ही है। लेखक बताते हैं कि बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को आराम मिल जाता है। आगे लेखक मडगांव से 5 किलोमीटर दूर कस्बे का मतलब एक छोटा शहर बेनालियम जिसका नाम है, वहां के एक रिसोर्ट का मतलब होता है होटल, कि रिसोर्ट में आकर वे रुक गए। आराम करने के लिए अपने अपने स्यूट में अर्थात कमरे में चले गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के रिसोर्ट्स होते हैं और रहने के लिए इस प्रकार के कमरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा असल में दो भागों में बटा हुआ है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ के मौसम में प्रायः उमस अर्थात नमी युक्त गर्मी बनी रहती है। जैसे कि खास रूप से बरसात के दिनों में इसका हमें काफी अनुभव होता है। बरसात के शुरुआती दिनों में मुंबई जितनी गर्मी यहां महसूस नहीं होती। यहां हरियाली भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद यहां एक सांस्कृतिक विरासत भी बनी हुई है। लेखक शाम को बेनालियम बीच की ओर चल पड़े। दिन भर की उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना लेखक को बड़ा अच्छा लगा। समुद्र की लहरों की आवाज किसी रणभेदी की तरह, अर्थात युद्ध की शुरुआत में नगाड़े बज रहे हो ऐसे लग रहे थे। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट जाते और लहरें उनका घर गिरा देती। दूसरी लहर आने के पहले बच्चे फिर नया घर बनाने में जुट जाते हैं। यही क्रम चलता रहा। लेखक ने बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। समुद्र की हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति अर्थात प्रकृति का नियम है। यही जीवन का सत्य भी है। बेनालियम के किनारे पर लेखक ने देखा कि कुछ पक्षी टी 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 की आवाज लगाते हुए मछलियों का शिकार कर रहे हैं। पक्षी कभी कभी सुस्ताने के लिए अर्थात थकान मिटाने के लिए, विश्राम करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। कुछ कुत्ते भी मछलियों का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों अर्थात पर्यटकों का अच्छा मनोरंजन कर रहा था। सूर्यास्त होते ही चंद्रमा की चांदनी में समुद्र का नया चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र और स्याह अर्थात
काला और भयावह दिखने लगा। नेक्स्ट। दूसरे दिन लेखक ने बस के द्वारा गोवा घूमने की योजना बनाई। यहां सी फूड की अधिकता होने के कारण स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन मिलना काफी मुश्किल होता है। सी फूड मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, फिश, क्रैब एक्सेट्रा। यहां गोवा में शाकाहारी भोजन मिलना मुश्किल था, इसलिए लेखक अपने परिवार के साथ होटल के कमरे में उपलब्ध किचन में ही खाना बनाते थे। नेक्स्ट। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। लेखक अंजुना बीच पहुंचे। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इस पत्थर में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। पत्थरों के बीच पानी भरने से वहां काई का मतलब जिसे मराठी में शेवाल कहते हैं, अपना घर बना लिया था। अंजुना बीच पर घूमने का अपना अलग आनंद है। यहां युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, इसलिए परिवार के साथ आए पर्यटकों को अपने बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यहां सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहां कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति की है। मेरे ख्याल से इसका मतलब बेनालियम बीच पर मछलियां पकड़कर पैसा कमाया जाता है और अंजुना बीच पर फिल्मों की शूटिंग करने से पैसा कमाया जाता है। इसके बाद लेखक और उनके साधु साहब अपने परिवार के साथ पणजी शहर देखने चले गए। शाम को कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। सबसे लंबा बीच है ये कलिंगवुड। यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहां वाटर स्पोर्ट्स, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है। लेखक ने कई खेलों में हिस्सा लिया। उन्हें सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया। यहां देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग करते समय लेखक और उनकी पत्नी डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो हमेशा के लिए चले गए, और खुशी इस बात की थी कि इतना रोमांचक दृश्य वो पहली बार देख रहे थे। मतलब काफी ऊंचाई से वो समुद्र की ओर देख रहे थे। लेखक यहां 4-6 दिन रहे, लेकिन उनकी एक दिनचर्या बनी रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिरकर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना, स्विमिंग पूल। एक दिन कोलवा बीच पर उन्होंने बोटिंग का आनंद भी लिया। वहां उन्होंने डॉल्फिन मछलियां भी देखी। हालांकि छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। लेखक नवंबर के अंत में गए थे, इसलिए वहां नवरात्रि और दशहरा का पर्व देखने को मिला। उन्होंने देखा वहां घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा मां की घट स्थापना की जाती है। लड़कियों के द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है। यहां रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। दूसरे दिन लोग अपने अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहां भी इसी प्रकार की परंपरा है। शाम को भगवान को एक पालकी में बिठाकर मंदिर ले जाते हैं। इसके बाद एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी कि आपट्याची पानी, जिसे मराठी में कहते हैं, इसी पत्तों का हम इस्तेमाल करते हुए संदेश देते हैं कि सोनं घ्या सोन्यासारखं करा, इस प्रकार मराठी में कहते हैं। तो इसी प्रकार वहां दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इतने कम दिनों में लेखक गोवा को पूरा तो देख और समझ नहीं पाए,
लेकिन इतना जरूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक यहाँ के फैशन के रंग में रंग जाते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा को अब भी पकड़े हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मुख्याध्यापक संघ कोल्हापुर की ओर से शिक्षा प्रणाली में आधुनिक तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आज व्याकरण का एक भाग, एक घटक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। व्याकरण का जो घटक है, इस घटक का उपघटक है अव्यय। छात्रों, आप सब जानते हैं कि शब्द भेद के दो प्रकार हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। लेकिन आज हम केवल अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लड़का चुपचाप बैठा, लड़की चुपचाप बैठी, लड़के चुपचाप बैठे, लड़कियां चुपचाप बैठी। प्रस्तुत उदाहरणों का निरीक्षण करते हुए हमें ध्यान में आता है कि ऊपर के वाक्यों में लिंग वचन के अनुसार वाक्य बदले हैं। वाक्यों की क्रिया भी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल गई है, पर चारों वाक्यों में एक ही वाक्य बिल्कुल नहीं बदला। वो वाक्य है चुपचाप। जैसे के वैसे वह शब्द रह गया है। अन्य शब्दों के लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार शब्दों पर प्रभाव नहीं पड़ता। उनके मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वे जैसे कि वैसे रहते हैं। उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब यह परिभाषा हुई कि शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जिसमें बदलाव नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्दों के छात्रों 4 भेद हैं। पहला जो भेद है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण देखते हैं। यहां अनेक मजेदार दृश्य देखने को मिले। दूसरा उदाहरण है, बीमार ने धीरे धीरे आंखें खोली। अधोरेखांकित शब्दों की ओर देखने के बाद हम इस परिभाषा तक पहुंचते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। यह अव्यय का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार जो है संबंध सूचक अव्यय। उदाहरण देखते हैं। घर के पास पीपल का पेड़ है। दूसरा उदाहरण है, रूपा सामग्री लेकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आमतौर पर संबंध सूचक अव्यय के पहले के या की का प्रत्यय आता है, ये बात ध्यान में रहे। अब परिभाषा की ओर मुड़ते हैं। संबंध सूचक अव्यय की यदि वाक्य में सर्वनाम आया हो तो के या की के प्रत्यय सर्वनाम से जुड़ा रहता है या उसमें छिपा रहता है। मतलब दो वाक्यों में, दो शब्दों में संबंध बताने वाला अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। तीसरा प्रकार है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण देखते हैं। राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई थे। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ गोवा गया। हम यहां 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या रही। उपर्युक्त वाक्यों में
अधोरेखांकित शब्दों को देखने के बाद पता चलता है कि दो शब्द, दो वाक्यांश या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब दो शब्द, दो अवयवों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय होता है। कुछ विशेषताएं और है। समुच्चय बोधक अव्यय की गांठ की काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे दो धागों को जोड़ने के बाद गांठ आ जाती है, वैसे समुच्चय बोधक अव्यय गांठ का काम करता है। अगर तो चाहे पर, चाहे चाहे या ऐसे अव्यय जोड़े से आकर शब्द वाक्यांश या वाक्य जोड़ने का काम भी करते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय की इसकी ये परिभाषा और कुछ विशेषताएं भी। अंतिम और चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। उदाहरण, वाह क्या नजारा है प्रकृति का, छी कितनी गंदी है यह गली। पता चलता है कि आश्चर्य, दुख, स्वीकार, विदाई, तिरस्कार आदि मन के भाव प्रकट करने वाले कुछ शब्द हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं। मन के भाव, विकार व्यक्त करने वाले इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक अव्यय की भी तीन विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, जिसे पहचानने में हमें आसानी होगी। पहली विशेषता यह है कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हमेशा वाक्य के आरंभ में आते हैं, अपवाद रूप में कई बार अंत में भी आ सकते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का वाक्य स्थान हमेशा स्वतंत्र होता है। मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय आने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है और उसके बाद दूसरा वाक्य अलग पद्धति से होता है। आमतौर पर विस्मयादि बोधक अव्यय के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह आता है और ये बात आपको विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानने में आसानी निर्माण करने वाली है। मुझे आशा है छात्रों कि अव्यय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आप जब जब इन प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे, अभ्यास की ओर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और आपको सफलता के लिए शुभेच्छा भी देता हूं। धन्यवाद।